सो गाइस, मैंने सोचा कि प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन ले लूं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2023 का पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा गलत करने वाला क्वेश्चन है, कि मतलब आप इसको जब भी अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप इसका आंसर गलत ही मार्क करोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करने की भी ट्राई कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बोलोगे इसका आंसर ए ऑप्शन है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है असल में। तो चलो इसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जिनका जेई मेंस अभी होना है, उनके लिए मैं एक चीज़ बोल दूं कि आप कॉन्फिडेंस को अपना मेन प्रायोरिटी रखना। ठीक है, जब भी पेपर देने जा रहे हो कॉन्फिडेंस में रहना। ठीक है, कॉन्फिडेंस जनवरी अटेम्प्ट का एक मेजर फैक्टर होता है, जो डिस्टिंग्विश करता है कि किसकी अच्छी परसेंटाइल आएगी, किसकी नहीं आएगी। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और अच्छा ही होगा पेपर। तो आगे बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक वाइडर एस्पेक्ट देता है प्रोबेबिलिटी का। तो चलो बात करते हैं। अब देखो गलती कहाँ पे होती है, कि यहाँ पे बोला है ओम, ओम का सिंबल दिया हुआ है, बी द सैम्पल स्पेस एंड ए बी द प्रॉपर सबसेट, बी एन इवेंट। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2, और हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें सेट को अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। प्रॉबेबली आप क्या करोगे कि ओमेगा, ये जो ओम है, इसको क्या मान लोगे, जैसे मान लो ये मैंने मान लिया, ये सेट मान लिया, एंड ए सेट को मैंने मान लो कुछ भी माना। ठीक है, 1। अगर आप ऐसे सोच के प्रोबेबिलिटी सोचोगे तो इसका डेफिनेटली आपको आंसर ए ऑप्शन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये बात थोड़ी अधूरी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रीट एलिमेंट्स मान रहे हो अपने सैंपल स्पेस में। अगर मैं इसकी जगह आपको सैंपल स्पेस कुछ ऐसा दे दूं कि मैं इंटरवल्स को मान रहा हूँ 0 से लेकर 1 तक का, जितने भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे ओम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस में मेरा जो सैंपल स्पेस ओम है हैज़ इन्फानाइट एलिमेंट्स। ठीक है, इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, और ए जो है मेरा फाइनाइट है, ए हैज़ फाइनाइट, है ना। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा ना, तो वो लगभग 0 आएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर तो 1 आने वाला है और डिवाइड में क्या है, इन्फानाइट, लगभग इन्फानाइट। तो आंसर टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0 आ सकती है व्हेन ए इज नॉट अ नल सेट, है ना। प्रोबेबिलिटी है, मतलब फिर भी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है जब ए एक एम्प्टी सेट नहीं है, उसमें 1 एलिमेंट है लेकिन फिर भी 0 आ रही है। तो S1 स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उनको थोड़ा सा लिमिट्स से समझाता हूँ ये चीज़। मान लो कि ये जो इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं ओम में, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल एन से। तो अगर मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसके साथ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली लिमिट भी लगाई जाएगी, है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहा हूँ, वो मैं क्या लिखूंगा, 1/n। और n अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अगर मैं लिमिट्स की भाषा में लिखूं तो क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। वो क्या होगा, 0, है ना। तो ये चीज़ लिमिट से भी आपको मिल गई कि ये 0 हो रहा है, जबकि ए जो हमारा सेट है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक, अब देखो मैं S2 को कैसे प्रूव करता हूँ। अब अगर मान लो कि ए सेट को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। ठीक है, यहाँ पे ए सेट मैंने फाइनाइट लिया था अभी तक। तो अगर मैं ए सेट को अब अपने आप में एक सेट लूँ अच्छा सा बढ़िया सा, तो कैसे लेंगे, इंटरवल लेते हैं। मैंने मान लो कि इसके बीच का एक एलिमेंट छोड़ दिया, मैंने 0 से लेकर 1 तक का इंटरवल लिया, उसमें से बोला भाई एक चीज़ को सब्ट्रैक्ट करो, एक चीज़ को निकालो। वो एलिमेंट कौन सा है, मान लो 1/2 है। मतलब उस सारे इनफाइनाइट नंबरों में से मैंने सिर्फ एक एलिमेंट हटा दिया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ प्रूफ होगी कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू ओम है। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ होगी क्योंकि एक एलिमेंट नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है सेट। देन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है
वो निकालने जाओगे तो पहले एक चीज़ सुन लेते हैं। ओम के इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं, मैं लिमिट से एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर से। इन्फानाइट एलिमेंट्स है, उनको मैं मान लो n मान लेता हूँ। तो ए के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? ए के एलिमेंट्स तो n-1 है ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? n। अब क्योंकि मैंने n लगा दिया तो लिमिट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी लगा दिया। तो आप इसको सॉल्व कर लो, क्या निकलेगा आपका आंसर? 1। ठीक है। तब अब आप देख सकते हो कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, जो कि इस केस में आया, ठीक है, देन ए इक्वल टू ओम होना, मतलब जो हमारा फेवरेबल सेट है वो सैंपल स्पेस के बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे मैं प्रूव कर चुका हूं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन तो हो गया इससे, है ना, ये एक्सप्लेनेशन से तो हो गया। अब आप बोलोगे कि हमने ना इंटरवल में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया प्रोबेबिलिटी का पहले, है ना। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि इंटरवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। देखो मान लो कि अगर मैं अब थोड़ा सा थ्योरी पे आ रहा हूँ कि आपको बस समझाना है कि प्रोबेबिलिटी का क्या करना है। तो देखो, अगर मेरा सैंपल स्पेस जो है वो मैं मान लूँ 1 से लेकर 5, ठीक है, एंड जो मेरा ए फेवरेबल सेट है उसको मैं ऐसे मान लूँ कि वो 2 से लेकर 4 तक है, ठीक है, बोथ इंक्लूडेड। अब देखो मैं हर एक के एलिमेंट्स तो नहीं गिन सकता, है ना। तो फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर वर्क नहीं करती, है ना। यहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन वर्क नहीं कर रही है। अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना दूँ, ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 ये लिख दिया मैंने। तो ये पूरा मेरा क्या है? सैंपल स्पेस है। एंड उसमें बीच में सिर्फ यहाँ पर मेरा क्या है? ए सेट है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहता हूँ तो बाय इंट्यूशन भी आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देख पा रहे तो आप क्या करो? मेजर करो, मेजर रीजन ए डिवाइडेड बाय मेजर रीजन एस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इंटरवल है या कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, आप कहीं पे भी देख सकते हो इसको ज्योमेट्री में, तो प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिख सकते हो इन जनरल, इन जनरल प्रोबेबिलिटी ये होती है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हम रीजन्स में नाप सकते हैं। अब देखो कैसे, यहां पर क्या है, यहां पर दो, अगर मैं यहां पर ये जो 1 से लेकर 2 है ये एक यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, 1 का। तो वैसे ए का जो लेंथ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एक फैक्टर है मेजर करने का इस रीजन को, तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे लिख सकता हूँ कि जो लेंथ है रीजन ए की वो क्या है? 2 यूनिट्स की, एंड एस की क्या है? 4 यूनिट्स की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है? 1/2। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये जो मैंने लिखी है ये आती है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि हम ज्योमेट्री का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब देखो मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ सकता हूँ। मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाऊं कि यहाँ पे मेरी एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है मेरी। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो इस सर्कल को मैं थोड़ा प्लेस कर देता हूँ सेंटर पे, ठीक है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैराबोला बना रहा हूँ, ठीक है। उसकी इक्वेशन मैं बता दूंगा क्या है। कुछ भी मान लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, इन जनरल। एंड जो सर्कल है कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मान लो क्वेश्चन में ऐसा बनाया कि जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट, ठीक है, जो कि मतलब कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, लाई और लाई इनसाइड, है ना, इनसाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस वाले सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट लाई करता है वो एस सेट में है। एंड जो ए सेट है हमारा वो मैं ऐसा कहूँगा
कि एक्स कॉमा वाई जो कि एस सेट में सैंपल स्पेस में तो होनी चाहिए, है ना, एंड उनका जो वाई है वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज लेस देन 4ax। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन से रीजन की बात हो रही है, ये इस रीजन की बात हो रही है। ठीक है, ये जो रीजन है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये वाला जो रीजन है इसकी बात हो रही है कि ये सेट ए है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ये जो सैंपल स्पेस था मेरा पूरा सर्कल, उसमें से ए सेट का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे निकालोगे? देखो ऊपर आपके पास जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है, मेजर करो रीजन को। अब रीजन को मेजर कैसे करोगे? आपको पता है कि यहाँ पे एक 2D फिगर है ना, तो आपके पास 2D फिगर है, तो एरिया निकालो, है ना, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, है ना, क्योंकि आप सर मतलब ये जो 2D फिगर है इसका सिर्फ एरिया नाप सकते हो, है ना, तो एरिया नापो। अब ये सोचो कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को फर्दर लेके जाऊं वॉल्यूम्स में, कि अगर आपके पास एक 3D फिगर है, उसके लिए आप क्या मेजर करोगे? वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम की हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो इससे हमने क्या करा है, इन जनरल ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी सीख लिया इस क्वेश्चन से। और अगर आपको ये सब कुछ पता चली गया तो आप इस क्वेश्चन को देख के भी कह सकते हो कि मतलब ये क्वेश्चन था ही इसको सिखाने के लिए कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा जिन बच्चों को है वो इसका सही आंसर निकाल सकते हैं।